नमस्कार। एक 41 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है, जिनकी तुला लग्न है और तुला राशि ही है। यानी लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं, लगन में चंद्रमा ग्रह बैठा हुआ है। जब लग्न और राशि दोनों तुला हों, दोनों ही चीज़ों पर यानी शरीर पर और मन पर शुक्र ग्रह का प्रभाव हो और लगन में चंद्रमा हो, तो आप ये समझ लीजिए शुक्र और चंद्रमा के जो कारकत्व हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट्स, चंद्रमा और शुक्र, व्यक्ति के जीवन में लग्जरीज़ के लिए जाने जाते हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगने का प्रयास करता है। वो सभी प्रकार के ऐशो आराम जीने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसका राशि भी तुला है और शुक्र ग्रह इन्हीं चीज़ों के लिए, लग्जरीज़ के लिए जाना जाता है। और बहुत हद तक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इन सब चीज़ों की प्राप्ति भी कर लेता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह रहना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घूमना, ज्वेलरीज, लग्जरीज, अच्छे साधनों का इस्तेमाल करना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है और ऐसे लोग बहुत अधिक इन चीज़ों के प्रति आकर्षित रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा या दशमेश भी हैं, कर्म भाव का मालिक जब लग्न में बैठे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के प्रति भी आकर्षित होता है कि भाई मुझे अगर कुछ काम करने के लिए मिले तो मैं उस काम को अपने बल पर कर सकती हूँ। लग्न और राशि दोनों का मालिक शुक्र सेकंड हाउस में, जो वाणी की सौम्यता को दर्शाता है, वाणी की प्रभावशालीनता को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने बल पर वाणी के द्वारा अपनी बोलचाल से प्रभावित करके लोगों के साथ मिलजुल कर लाभ कमा सकता है। ऐसे लोग कुटुंबवादी होते हैं, अपने घर परिवार की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, ससुराल पक्ष के अपना जो मायका है उसकी तरफ थोड़ा झुकाव इनका ज़्यादा हो जाता है। ये कुटुंबवादी हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने लगे तो थोड़ा सा इनको जल्दी से एग्रेशन आ जाता है। बृहस्पति जैसा ग्रह जब कुंडली के कर्म भाव में बैठे, कहते हैं उच्च का बृहस्पति हो तो अच्छा होता है, लेकिन अगर वो वक्री हो तो व्यक्ति ये समझने लगता है कि भाई बुद्धिमान तो वो है, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब वो ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, मैं ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरी समझदारी ज़्यादा अच्छी है, मुझसे ही सलाह लेके सारे काम किए जाएं। ऐसे लोगों के अंदर इस प्रकार की स्थिति आती है। वो कर्म से ख़राब नहीं होते, उनका कोई काम ख़राब नहीं होता, उनकी कोई मंशा ख़राब नहीं होती, वो हृदय से साफ़ होते हैं, वो कर्म से साफ़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर इस प्रकार की ईगो आ जाती है कि शायद मैं ही बेस्ट हूँ। चलिए, चौथे घर में मंगल सूर्य है। उच्च का मंगल सूर्य के साथ जब चौथे घर में होता है तो क्योंकि ये दोनों स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं, तो भूमि जमीन जायदाद का सुख तो व्यक्ति को मिलता है, लेकिन थोड़ा घर के वातावरण में सुख का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति की जो माता होती हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य हानि के संकेत यहाँ ज़्यादा दिखते हैं। बाकी मंगल और सूर्य अपने आप में बहुत सुंदर धनयोग चौथे घर में बना रहे हैं। यानी अगर ये व्यक्ति वर्किंग हो जीवन में तो अपने स्वयं के बल पर अच्छा कर सकता है, या इनके भाग्य से इनके घर परिवार के अंदर पैसा आ जाएगा, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे। क्योंकि शनि और मंगल दोनों यहाँ राशि परिवर्तन करके बैठे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि कैसी भी स्थिति हो, आपने सवाल भी पूछा मेरा खुद का घर कब होगा, जब तक आप जीवित रहेंगे अंत समय तक भी, क्योंकि आपकी हस्तरेखा से आपकी आयु बता दी, आप स्वयं कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी के मालिक होंगी। तो वो यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये उस प्रकार का कॉम्बिनेशंस है। शनि राहु का योग अच्छा नहीं माना जाता। ये शनि राहु का वो योग है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी आप अगर कुछ करने चलें तो वो काम होता नहीं, व्यवसाय करने चलें तो चलता नहीं, उसमें अड़चनें आती हैं, परेशानी आती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जल्दी से रिजल्ट चाहिए होते हैं कि फटाफट से सब कुछ हो जाए, वो उसके साथ होता नहीं, जिसके कारण वो अपने जीवन में अगर एक आध बार काम भी करे तो उसको छोड़ देता है कि भी मुझे नहीं करना। वहीं शनि चतुर्थेश हैं, भूमि जमीन जायदाद का सुख दिलाएंगे, तो पंचमेश हैं, संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है संतान प्राप्ति में कुछ कष्ट या परेशानी के संकेत भी आते हैं। कभी कुछ संतान देरी से होती हैं या कभी कष्ट के साथ संतान होती हैं। बुध ग्रह भाग्य और 12वें घर का मालिक है और बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे स्थान पर। इसका मतलब क्या है
कि भाग्य स्थान का मालिक जब तीसरे घर में बैठे, यानी व्यक्ति के जीवन में यदि स्थान परिवर्तन होते हैं, जगह चेंजेस होती हैं, तो उसको भाग्य का सहारा भी मिलता है, भाग्य का उदय भी मिलता है। ऐसा बुध आपको जीवन में छोटी और बड़ी यात्राएं करा सकता है, दूर की यात्राएं करा सकता है, विदेश यात्रा तक भी ये ग्रह आपको करा सकता है। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताया। प्लैनेटरी पोजीशन तो बहुत मजबूत है, यानी जिस प्रकार के ग्रह आपको मिले हैं, इसको कहते हैं व्यक्ति जहाँ जन्म ले वहाँ सुख सुविधाएं इकट्ठी हो जाएं, जहाँ पर जाए वहाँ पर सुख सुविधाएं इकट्ठी हो जाएं, ऐसा आपकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी कुंडली के 7th हाउस में मुझे नवांश से दिखाई दी। यहाँ देखिएगा, लगन में मंगल और सूर्य 2 अशुभ ग्रह हैं। लगन का मालिक बृहस्पति अष्टम में बैठा है और शनि ग्रह सप्तम में। ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत नहीं देते, ये सुखद वैवाहिक जीवन का संकेत नहीं देते। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद या खराब तालमेल के इंडिकेशंस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों की कुंडली में तो बृहस्पति को पति कारक कहा गया। अब यहाँ देखिए, मंगल और सूर्य बृहस्पति को देखते हैं, वहीं मंगल और सूर्य हैं सप्तम भाव, यहाँ शनि और बृहस्पति पहुँच गया अष्टम भाव में, यानी ये इंडिकेशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। शनि की महादशा चल रही है बहुत लंबे समय से, और शनि में चल रहा है राहु। मई 19 से अप्रैल 22 तक शनि में राहु। शनि चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं, एकादश में बैठे हैं, वक्री होके वक्री राहु के साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दिखते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आगामी वाले समय में, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वहीं सप्तम में यहाँ बैठा हुआ शनि मंगल सूर्य से प्रभावित है, यानी ये हस्बैंड के बीच में रिलेशन को भी ख़राब करने के संकेत देता है। अब राहु, यानी शनि में राहु अप्रैल 22 तक है। शनि चतुर्थेश, राहु सूर्य की राशि में, सूर्य एकादशेश, दोनों का राशि परिवर्तन। आपका सवाल मेरा खुद का कर कब होगा? देखिए, मुझे कुंडली के जो योग होते हैं उसके आधार पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अब व्यक्ति खुद कमाता नहीं, खुद कुछ काम नहीं करता, या वो बात अलग है, लेकिन आपका भाग्य पूरी तरीके से जोर लगा रहा है कि आपको जून 2022 तक कोई ना कोई संपत्ति से संबंधित लाभ अवश्य होने वाला है। तो शनि में राहु की ये दशा आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस लेकर आ रही है। और उसके बाद भी आप देखेंगे अप्रैल 22 से अक्टूबर 24 तक शनि में बृहस्पति रहेगी, यानी आने वाली लगातार दशाएं कहती हैं कि आपको प्रॉपर्टी का सुख है, हो सकता है 1 या 2 प्रॉपर्टी आप उसमें अपने नाम से आपको हो जाए, यानी खुद का घर आपका हो जाए। मैं विदेश यात्रा पर कब जाऊंगी? अभी चल रहा है शनि में राहु, उसके बाद आएगा शनि में बृहस्पति। देखिए, ये जो अप्रैल 22 से अक्टूबर 24 शनि में बृहस्पति का समय है, और उसके बाद आएगी बुध में बुध, यानी मैं समझता हूँ 2022 के बाद आपको 2 से 3 वर्ष इतने अच्छे योग बनेंगे कि आप किसी दूर स्थान की यात्रा, हवाई यात्रा या विदेश यात्रा भी करके आ सकते हैं। मेरे बच्चे मेरे लिए कैसे रहेंगे? आपकी सप्तांश कुंडली अच्छी है, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, तो संतान आपके लिए सहयोगी रहेगी। भाग्य उदय कब होगा? देखिए, भाग्य उदय के 2 तरीके हैं। पहला, मैं घर पे रहूं, कोई काम ना करूं तो मेरा भाग्योदय कैसा, मैं खुद कुछ काम करूं तो मेरा भाग्योदय कैसा। अभी की स्थिति को भी मैं देखूं तो आपके हिसाब से कोई ख़राब दशा नहीं चल रही, ठीक है। अभी जून 2022 के बाद शनि में बृहस्पति आ जाएगा, तो मैं तो ये समझ सकता हूँ तो 2023 से आपका एक तरीके से भाग्य उदय है, यानी क्योंकि उसके बाद जो भी दशाएं आगे आएंगी वो आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि आपको अक्टूबर 2024 से एक भाग्य उदय करने वाला प्लैनेट, क्योंकि 9वां घर भाग्य का स्थान, बुध की दशा चलेगी, बुध भाग्य स्थान को वापस देख रहा है। इसका मतलब आपको आगामी समय में भाग्य उदय के बहुत अच्छे इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं कि आपके भाग्य से कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होने वाला है। कोई स्थान परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल, स्थान परिवर्तन के इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। शनि में बृहस्पति में, यानी अप्रैल 22 से अक्टूबर 24 के बीच स्थान परिवर्तन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, ग्रहों की पोजीशन ठीक है, आने वाली दशाएं अच्छी हैं। थोड़ा हेल्थ के लिए नेगेटिव स्थितियाँ दिखाई दी हैं, उसका थोड़ा बहुत आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उनको कीजिएगा। देखिए, सूर्य देव की आराधना रोज़ करें।
सूर्यदेव की आराधना रोज़ करें। सूर्यदेव को जल दें, तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालें, उसमें थोड़ी सी रोली डाल लीजिए और सूर्यदेव को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्यदेव को रोज़ाना जल कीजिए। सूर्य प्रणाम कीजिए, उसमें 12 स्टेप होते हैं, वो योगासन के अंदर आता है, लेकिन उसका ज्योतिष से भी बहुत बड़ा आधार जुड़ा हुआ है, इसलिए रोज़ाना सूर्य प्रणाम कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए और सूर्यदेव के लिए बढ़िया रहेगा। बजरंग बाण का पाठ भी आप रोज़ाना करें। ये हनुमान जी की पूजा है, इसको आप अवश्य करें, तो बजरंग बाण का आप पूजा करें। स्टोन की बात करें, कोई रत्न की बात करें, तो लग्नेश का रत्न, राशि के मालिक का रत्न आपके लिए सबसे अच्छा है। और आपका लग्नेश और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं, इसलिए आपके लिए भी मैं एक फायर ओपल की ही बात कहूँगा कि जी आप फायर ओपल पहने। अगर आप वर्किंग हैं तो आप सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनेंगी, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में पहनेंगी। तो आपको पहनना है फायर ओपल। 7.25 रत्ती तक का भी फायर ओपल आपके लिए चल जाएगा, 7.25 या 8.25, लेकिन जो भी पहने अच्छा पहने। शुक्रवार के दिन ये पहना जाता है, शुक्ल पक्ष में ये पहना जाता है, उजाली रातों में ये पहना जाता है। मेरे पास फायर ओपल की बात करते हैं, एक तो होता है नॉर्मल ओपल जिसे हम बोलते हैं वाइट ओपल। वाइट ओपल में बढ़िया क्वालिटी आती है, 250 रुपये प्रति रत्ती। ये 250 रुपये प्रति रत्ती है, बढ़िया क्वालिटी वाइट ओपल, यानी दोनों तरफ से सफ़ेद होगा बिल्कुल, उस पर कोई शाइन नहीं होगी। शाइन की बात करते हैं तो सिंगल फायर ओपल की बात करते हैं तो वो 800 रुपये रत्ती से शुरू हो जाता है, 800 से 1200 के बीच में। और डबल फायर की बात करते हैं जो बेहतरीन क्वालिटी होती है, उसको आप समझिए कम से कम आज के समय में 1600 रुपये रत्ती का उसका भाव है। तो वो तो आपके बजट पर डिपेंड करता है, जैसा चाहिए वैसा आपको सर्टिफाइड मिल जाएगा, रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पूजा है, ये उपाय हैं, ये स्टोन है, और आपके सवालों के जो जवाब है मैंने आपकी हॉरोस्कोप में दिए हैं। उपाय कीजिएगा, ईश्वर कृपा से भविष्य में आपकी दशाएं अच्छी हैं तो आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। नमस्कार।